नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौतम चंद, व्याख्याता हिंदी, आप सभी का श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 के आरबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार प्रकरण पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने कारक और काल की बात की थी पिछले वीडियो में। आज अगला प्रकरण ले रहे हैं वाच्य। वाच्य क्या है, उसकी परिभाषा, उसके भेद लेंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि कारक, काल और वाच्य तीनों से किस प्रकार प्रश्न बनते हैं। जो प्रश्न बनते हैं वो तीनों से ही बनते हैं, कोई कारक से या काल से या वाच्य से अलग से कोई प्रश्न नहीं बनता है। एक आपको वाक्य दिया होता है और उस वाक्य में आपको कारक कौन सा लिखना है, तो कारक की विभक्ति चिन्हों की आपको जानकारी होनी चाहिए। काल के बारे में तीनों में से कालों का किसी भी एक नाम, यदि काम बीते हुए समय में हुआ है तो भूतकाल की जानकारी देनी होती है, वर्तमान समय में हो रहा है वर्तमान काल की जानकारी में, और आने वाले समय में होगा तो वहाँ पर भविष्य काल की जानकारी होती है। और वैसे ही पूछा जाता है एक साथ में वाच्य। तो आज अपन प्रकरण लेंगे वाच्य और फिर उदाहरण के माध्यम से बातचीत करेंगे कि किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का प्रकरण है अपना वाच्य। परिभाषा देखिए, वाच्य किसे कहते हैं। परिभाषा है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रूप, कर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है, इसका बोध कराने वाले कारकों को वाच्य कहते हैं। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो क्रिया रूप आते हैं वाक्य के अंतर्गत, वो किसके अनुसार आए हैं। कर्ता के अनुसार उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, या कर्म के अनुसार, या क्रिया के भाव के अनुसार उसमें बदलाव आ रहा है। इसका बोध कराने वाले जो कारक होते हैं, उन्हीं कारकों को किस नाम से जाना जाता है, वाच्य के नाम से जाना जाता है। पुनः देखें परिभाषा कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रूप, यानी क्रिया जो संपन्न हो रही है, क्रिया का जो प्रभाव पड़ रहा है, या क्रिया के लिंग और वचन बदल रहे हैं, तो किसके अनुसार हो रहे हैं, कर्ता के अनुसार हो रहा है, या कर्म के अनुसार हो रहा है, या क्रिया के भाव के अनुसार हो रहा है। इसका बोध कराने वाले जो कारक होते हैं, उन कारकों को किस नाम से जाना जाता है, वाच्य के नाम से जाना जाता है। यह इसकी सामान्य परिभाषा। फिर बात करते हैं वाच्य के भेदों की। प्रिय विद्यार्थियों, वाच्य के मुख्यतः 3 भेद हैं। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखिए हमने बात की थी, यदि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े, तो जहाँ कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा वहाँ पर कौन सा होगा, कर्तृवाच्य होगा। जहाँ क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा, वहाँ पर कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। और जो क्रिया का जो भाव जिसमें बताया जाएगा कि क्रिया न तो कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि क्रिया है न तो कर्ता के अनुसार आ रही है न कर्म के अनुसार, बल्कि उसके भाव के अनुसार प्रयुक्त हो रही है, तो वहाँ पर कौन सा होगा, भाववाच्य होगा। तो वाच्य के कितने भेद बताए गए हैं, 3 भेद। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। नंबर 1 लेते हैं कर्तृवाच्य। देखिए परिभाषा कर्तृवाच्य की, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, अर्थात क्रिया का संबंध किसके साथ बता दिया जाए, सीधे सीधा कर्ता के साथ बता दिया जाए। अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। क्रिया के जो लिंग वचन बदलेंगे वो किसके अनुसार बदलेंगे, कर्ता के अनुसार बदलेंगे। उसे क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी बताया था जब क्रिया नामक प्रकरण पढ़ा था कि वाक्य को 3 भागों में बांटा गया, कर्ता, कर्म और क्रिया। यदि क्रिया का प्रभाव कर्म पर, जहाँ पर कर्म नहीं होगा, ठीक है ना, परंतु कर्म पर न पढ़कर किस पर पड़े, कर्ता पर, क्रिया का प्रभाव सीधे किस पर पड़ता हो, कर्ता पर पड़ता हो, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग वचन में बदलाव आता हो, वहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्म के आधार पर हमने 2 क्रियाओं के भेद पढ़े थे, जिसके नाम थे अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक यानी जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं हो, और सकर्मक यानी जिसमें कर्म की प्रधानता हो। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, ऐसे वाक्यों में जो कर्तृवाच्य वाक्य होंगे वो वाक्य अकर्मक क्रिया के भी हो सकते हैं और सकर्मक क्रिया के भी।
दोनों प्रकार की क्रियाओं का इसमें प्रयोग होता है। और अकर्मक और सकर्मक के लिए हमने क्रिया नामक जब ये क्रिया पढ़ा था, कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक, उसमें मैंने आपको बताया था क्या और किसको शब्द का ध्यान रखना। यदि क्या कर्म के स्थान पर क्या और किसको से प्रश्न बन जाए तो सकर्मक और नहीं बने तो अकर्मक। परंतु यहाँ तो अपनों को इससे प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्रिया कोई भी हो, चाहे अकर्मक क्रिया की हो चाहे सकर्मक क्रिया हो, परंतु क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ना चाहिए? कर्ता पर। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार बदलेंगे? कर्ता के अनुसार जहाँ बदलते हैं उसे क्या कहा जाता है? कर्तृवाच्य कहा जाता है। उदाहरण देखिए इसके कुछ, कर्तृवाच्य के कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? कलाकार मूर्ति गढ़ता है। यहाँ पर मूर्ति गढ़ने का कार्य कौन करता है? कलाकार करता है, ठीक है ना। और यदि मैं यहाँ पुल्लिंग नाम लिख देता कि राम मूर्ति गढ़ता है, और राम की जगह सीता नाम लिखता कि सीता मूर्ति गढ़ती है। देखो सीता स्त्रीलिंग है तो गढ़ती है। बताइए क्रिया में लिंग वचन में किसके अनुसार परिवर्तन हुआ? कर्ता के अनुसार। इसलिए यहाँ पर कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। वह पत्र लिखता है, ठीक है ना। यहाँ पर वह शब्द पुल्लिंग के लिए है, ठीक है ना। और राम शब्द लिख दो तो राम पत्र लिखता है, और राम की जगह सीता लिख दो तो सीता पत्र लिखती है। क्या यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया में बदलाव नहीं हो रहा है? हो रहा है। जहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार क्रिया में बदलाव आ जाए वहाँ पर कौन सा होता है? कर्तृवाच्य। प्रणव ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है ना। अब देखो कर्ता के साथ किसका प्रयोग हुआ? ने का। और आपको ध्यान, हमने जब कारक पढ़े उस समय भी हमने पढ़ा था कि यदि कर्ता के साथ न प्रयुक्त हो तो वहाँ पर कर्ता कारक होता है, और कर्ता कारक होता है यानी वाच्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। दादी कहानी सुनाएगी। अब दादी स्त्रीलिंग है, सुनाएगी। दादा शब्द बोलते तो दादा कहानी सुनाएंगे, ठीक है ना, पुल्लिंग का हो जाता। तो मैं अब चल नहीं पाता, ठीक है ना। और मैं मेरे पुल्लिंग के लिए और स्त्रीलिंग के लिए होता तो मैं अब चल नहीं पाती। यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया के अंदर क्या हो रहा है? परिवर्तन होता है। तो वाक्य में जहाँ क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदले, अर्थात क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े, वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है विद्यार्थियों? कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य की कुछ पहचान है, देखिए दो बातें लिखी है। कर्ता या तो बिना विभक्ति के होगा, यानी कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं होगी, या फिर उसके साथ ने का प्रयोग होगा। देखिए वह, दादी, मैं, कलाकार, इनके साथ ये बिना विभक्ति के है, और प्रणव के साथ हमने ने का प्रयोग किया है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने आ भी सकता है, नहीं आ सकता है, परंतु अपन को क्या ध्यान रखना है कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ना चाहिए? कर्ता पर। मैंने कहा है कि बच्चा हंस रहा है। हंसना किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? बच्चे पर, ठीक है ना। यहाँ बच्चा शब्द है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है, कर्तृवाच्य का उदाहरण होगा। दूसरी पहचान क्या है इसकी? अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया प्रयुक्त होती है। वाक्य अकर्मक क्रिया का भी हो सकता है, सकर्मक क्रिया का भी हो सकता है ना। तो दोनों प्रकार, जैसे मैंने कहा बच्चा हंस रहा है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण, परंतु कलाकार मूर्ति गढ़ता है, क्या गढ़ता? मूर्ति, सकर्मक क्रिया का उदाहरण। तो वाक्य में दोनों क्रिया, दोनों में से किसी भी क्रिया का प्रयोग हो सकता है, अकर्मक या सकर्मक। तो ये पहला भाग है जिसका नाम है कर्तृवाच्य। दूसरा भेद लेते हैं, और दूसरे भेद का नाम है इसके भाव कर्मवाच्य। कौन सा है? कर्मवाच्य। परिभाषा देखिए, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से हो। देखो कर्तृवाच्य में पढ़ा था क्रिया का संबंध किसके साथ बताया जाता है? कर्ता के साथ। परंतु कर्मवाच्य में क्रिया का सीधा प्रभाव किसके साथ बताया जाता है? कर्म के साथ। अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न बदल करके किसके अनुसार बदलेंगे? कर्म के अनुसार परिवर्तित होंगे, कर्म के अनुसार होते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। और कर्मवाच्य हमेशा कौन सी क्रियाओं का होता है? सकर्मक क्रिया का ही होता है। इसमें केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होगा।
तो ये कर्म कारक है और कर्म कारक के उदाहरण इसके अंतर्गत गिने जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, कर्म की प्रधानता होती है। और जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो वो क्रिया कैसी कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसलिए कह सकते हैं कर्मवाच्य में कैसी क्रियाओं का प्रयोग होगा, सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होगा। और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्म पे पड़ेगा, न कि कर्ता पर पड़ेगा। वही पुनः बात, क्रिया जो वाक्य होता है उसके 3 भाग, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। यहाँ पर जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पर होगा, कर्म पर होगा। क्रिया के जो लिंग वचन है वो किसके अनुसार बदलेंगे, कर्म के अनुसार बदलेंगे। वहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। उदाहरण देखते हैं इनके भी। कलाकार, देखो वहां तक कलाकार मूर्ति गढ़ता है कर्तृवाच्य में। अब यहाँ कलाकार के द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, ठीक है ना। कलाकार के द्वारा क्या गढ़ी जाती है, मूर्ति, सकर्मक है, ठीक है ना। और मूर्ति की जगह आप कर्म बदलोगे यहाँ। और यहाँ देखो, अब मैं राम शब्द लिख दूं, राम के द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, क्या गढ़ी जाती में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं। सीता शब्द लिख दूं, सीता के द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, क्या यहाँ कर्म क्रिया में कोई परिवर्तन हुआ, कर्ता के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि परिवर्तन किसके द्वारा, कर्म के द्वारा होगा। उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब मैं बोल दूं राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है में कोई परिवर्तन आ रहा है कर्ता के अनुसार, नहीं। परिवर्तन आएगा तो किसके अनुसार आएगा, कर्म के अनुसार। और यहाँ कर्म क्या है, पत्र। पढ़ना द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, क्या पढ़ी गई, पुस्तक। अब पुल्लिंग है, अब स्त्रीलिंग ले लो, प्रियांशी द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। बताइए पढ़ी गई में क्या अंतर हुआ, कर्ता के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन किसके द्वारा, कर्म के द्वारा। दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, और दादी की जगह दादाजी लिख दूं तो दादाजी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। सुनाई जाएगी में कोई परिवर्तन नहीं, क्रिया में कोई कर्ता के अनुसार परिवर्तन नहीं। परिवर्तन होगा तो किसके अनुसार होगा, कहानी कर्म के अनुसार होगा, है ना। मेरे द्वारा अब चला नहीं जाता, तो है ना। और मैं कहता हूं सीता के द्वारा अब चला नहीं जाता, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है ना। तो जहां वाक्य में क्रिया का प्रभाव कहां पर पड़ जाए, कर्ता पर पड़े, सॉरी कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े, किसकी प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो। क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार बदलेंगे, कर्म के अनुसार बदलेंगे। वहां पर कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य रहेगा। इसकी भी कुछ पहचान है, अपन को कुछ शब्दों का ध्यान रखना है। इस प्रकार का शब्द आए तो हमेशा कर्मवाच्य के अंतर्गत लेना है। देखिए क्या लिखा, इसमें कर्ता के साथ द्वारा या के द्वारा विभक्ति जुड़ी होती है। राम के द्वारा, राम द्वारा, प्रणव द्वारा, तो कर्ता के साथ द्वारा या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। पिछले उदाहरण में अभी हमने पढ़ा, देखो के द्वारा के उदाहरण बहुत सारे लिए हैं। अभी कर्मवाच्य के उदाहरण पढ़े, कलाकार के द्वारा, उसके द्वारा, उसके द्वारा, प्रणव द्वारा, दादी द्वारा, मेरे द्वारा। तो कर्ता के साथ किसका प्रयोग हो रहा है, द्वारा शब्द का प्रयोग हो रहा है। नंबर 2, इसमें मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। सकर्मक क्रियाओं की सारी बात की हमने अभी पिछले जो हमने देखा, इसमें बात की है कि जो मूर्ति है, पत्र है, पुस्तक है, कहानी है, ये सब क्या है, ये सब किसके अंतर्गत आती है, मुख्य क्रिया के अंतर्गत आती है। और उसके साथ जाना क्रिया का रूप और उसका लिंग वचन काल के अनुसार जुड़ा होता है। देखो इस सब में जाना क्रिया गढ़ी जाती है। मुख्य क्रिया के साथ कौन सी क्रिया ही, जाना क्रिया। जाता है, लिखना मुख्य क्रिया, साथ में सहायक क्रिया कौन सी, जाना, ठीक है ना। पढ़ना मुख्य क्रिया, गई भूतकाल में, ठीक है ना, जाना गया में बदल जाता है, तो ये गई जाना क्रिया से बना है। सुनना मुख्य क्रिया, जाएगी, ये जाएगी जाना क्रिया से है। चलना मुख्य क्रिया, जाना, जाता, ये जाना क्रिया से। तो मुख्य क्रिया के साथ किसका प्रयोग हुआ यहाँ, जाना क्रिया का। और जाना क्रिया क्या है, उस क्रिया के रूप है ना, उसके लिंग और वचन काल के अनुसार परिवर्तित होंगे। वर्तमान में है तो जाता है या जा रहा है या जा रहे हैं। भविष्यत काल का जाएगा, जाएगी, जाएंगे। और भूतकाल का है गया, गई, गए,
ऐसे शब्दों का प्रयोग जाना से बनता है। तीसरा, जाना क्रिया के उपयुक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल की होती है। क्या कहा है कि जो जाना क्रिया आता है इससे पहले गढ़ी जाती है। गढ़ी शब्द है ना, ये लिखा है, पढ़ी है, सुनाई है, चला है, ये सब सामान्य भूतकाल के उदाहरण माने जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, हमने क्या पढ़ा कि जहाँ वाक्य में कर्ता के साथ द्वारा या के द्वारा जुड़ा हुआ हो, मुख्य क्रिया सकर्मक हो और उसके साथ में जाना क्रिया है, वो उसके लिंग वचन काल के अनुसार बदलते हो। ये सब किसकी पहचान है? कर्मवाच्य की पहचान है। और कर्मवाच्य में क्या होता है? क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार बदलते हैं? कर्म के अनुसार बदलते हैं। वहाँ पर हमेशा कौन सा काल होता है, कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा भेद करते हैं वाच्य के अंतर्गत, जिसका नाम है भाववाच्य। अब भाववाच्य का मतलब है न तो कर्ता से मतलब है न कर्म से, बल्कि क्रिया के भाव से लिया गया है। परिभाषा देखिए, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है न कर्म के अनुसार, बल्कि भाव के अनुसार होती है, वहां पर कौन सा वाच्य होता है? भाव। अर्थात न तो कर्ता से मतलब है नहीं कर्म से। क्रिया जो बदलेगी न कर्ता के अनुसार बदलाव आएगा न कर्म, बल्कि क्रिया के भाव के अनुसार बदलाव। अर्थात ऐसे वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर क्रिया का भाव प्रमुख होगा। क्रिया का क्या भाव है वो इसकी प्रमुखता होती है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा कैसे रहती है? एक वचन की रहती है, पुल्लिंग की रहती है, अकर्मक रहती है और अन्य पुरुष में रहती है। ये बातें अपन को जानकारी होनी चाहिए। जहाँ असमर्थता का भाव हो वहाँ भी भाववाच्य होता है। असमर्थता यानी कार्य नहीं करने का भाव, और वहाँ पर आपको नहीं शब्द मिलेगा। असमर्थता का भाव भी किसके अंतर्गत आता है? भाववाच्य के अंतर्गत बताया जाता है। इनका तो देखिए, कर्तृवाच्य में हमने पढ़ा था क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों ही हो सकती है, परंतु कर्मवाच्य में क्रिया क्या हो सकती है? केवल सकर्मक। और भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक होगी, एक वचन में होगी, पुल्लिंग में होगी और अन्य पुरुष के साथ प्रयुक्त होगी। और यदि असमर्थता का नहीं का भाव होता है तो वो भी क्रिया किसके अंतर्गत आती है? भाववाच्य के अंतर्गत आती है। उदाहरण के माध्यम से समझते देखिए, मुझसे अब चला नहीं जाता, चलने का भाव है, मुझसे अब चला नहीं जाता, ठीक है ना। यहाँ नहीं चलने के बाद असमर्थता का भाव भी है, ठीक है। उनसे गाया नहीं जाता है, असमर्थता का भाव है, उनसे गाया नहीं जाता है। और गाने का भाव बताया, नहीं गाने का भाव। गर्मियों में खूब नहाया जाता है, नहाना क्या है? मुख्य क्रिया है, और नहाने का भाव है खूब नहाया जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ कर्ता नहीं दिया हुआ है, कर्ता दिया हुआ नहीं है, परंतु यहाँ नहाना मुख्य क्रिया है और उसका भाव बताया जाता है खूब नहाया जाता है। तो यहाँ क्रिया का क्या दे रखा? भाव दे रखा है। न तो कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है नहीं कर्म है, दोनों ही नहीं है, फिर भी यहाँ क्या है? क्रिया का भाव दिया जा रहा है। और जहाँ क्रिया का भाव प्रकट हो वहाँ पर भाववाच्य होता है। आंखों में दर्द होने के कारण माँ से देखा नहीं जाता है, अब देखने का भाव है। और नहीं असमर्थता आ रही है, साथ में क्या आएगा? यहाँ कर्ता कौन है? माँ है, ठीक है ना। और माँ से नहीं, ये तो क्या इसके साथ दे रखा है? आंखों में दर्द होने के कारण। अपन ये भी लिख सकते थे माँ से देखा नहीं जाता, तो माँ करता है और उसके नहीं देखने का भाव, परंतु नहीं देखने का भाव दिया जाता है। सर्दियों में ऊनी कपड़ा खूब पहना जाता है, पहनना क्या है? मुख्य क्रिया, और खूब पहना जाता है यानी पहनने का भाव बताया हुआ। यहाँ भी देखो सर्दियों में, अर्थात यहाँ कर्ता दिया हुआ है, परंतु भाव किसका भाव दिया हुआ है? क्रिया का। कौन सी क्रिया का? पहनना क्रिया का भाव दिया हुआ, इसलिए यहाँ पर कौन सा है? भाववाच्य। इसके लिए भी कुछ पहचान चिन्ह है। देखिए इसकी पहचान क्या है, कुछ पहचान है, उसके बारे में अपन को ध्यान रखना। नंबर 1, इसमें कर्ता के साथ से विभक्ति आएगी। यदि कर्ता आएगा तो उसके साथ किस विभक्ति का प्रयोग होगा? से विभक्ति का प्रयोग होगा। मुझसे, उनसे, ठीक है ना, माँ से, ये क्या है? कर्ता। और इन दो उदाहरणों में कर्ता दिया हुआ नहीं है, से का प्रयोग नहीं है, सीधे भाव दे रखा क्रिया। तो कर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है? से का प्रयोग होता है। नंबर 2, क्रिया हमेशा आक्रामक होती है। क्रिया हमेशा क्या रहेगी? आक्रामक। और क्रिया का रूप हमेशा क्या रहेगा? एक वचन। क्रिया का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अंतिम जो क्रिया वो हमेशा एक वचन में होगी, पुल्लिंग में होगी,
ठीक है ना, और अन्य पुरुष में होगी। किस में होगी? अन्य पुरुष में दी हुई होगी। देखो अब माँ शब्द है तो भी जाता, पुल्लिंग है कि नहीं है? एक वचन है, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द है जो एक वचन में रहते हैं, पुल्लिंग में रहते हैं और अन्य पुरुष में रहते हैं, और इसमें प्राय मुख्य क्रिया के साथ नहीं सहायक क्रिया जुड़ी रहती है। अगर असमर्थता का भाव है तो नहीं सहायक क्रिया रहेगी, नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। और यहाँ भी एक विशेष बात और ध्यान रखना, से के साथ मुख्य क्रिया में यहाँ भी जाना क्रिया अंत में आती है। जाता, जाता है, जाता है, जाता है, जाता है, इस प्रकार की क्रिया यहाँ भी जाना क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीसरा भेद कौन सा है? भाववाच्य। क्या पढ़ा प्रिय विद्यार्थियों कि वाक्य में जहाँ क्रिया जो है ना तो कर्ता के अनुसार न कर्म के अनुसार बल्कि क्रिया के भाव के अनुसार प्रयुक्त हो, वहाँ पर भाववाच्य होता है। क्रिया में ऐसे प्रकार के वाक्यों में कर्ता के साथ से लिखा होगा, क्रिया हमेशा अकर्मक होगी, एक कर्मक होगी, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी, और मुख्य क्रिया के साथ असमर्थता का भाव है तो नई सहायक क्रिया जुड़ी होगी, और अंत में यहाँ भी जाना क्रिया का शब्द काल के अनुसार जुड़ा हुआ रहेगा। वहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। तो यह एक सामान्य छोटा सा प्रकरण था जिसका नाम है वाच्य। इसके अंतर्गत हमने वाच्य की परिभाषा और उसके 3 भेदों की बात की। कौन कौन से 3 भेद? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये सामान्य था। अब देखिए विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूं कि अब बोर्ड के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम के अंतर्गत कारक, काल और वाच्य से एक ही 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। कितने अंक का? 3 अंक का। एक वाक्य देंगे और कहेंगे निहित वाक्य में कारक, काल, वाच्य लिखिए। तो अपन 5-7 उदाहरण लेते हैं और उनको विस्तार से समझते हैं। देखिए पहला उदाहरण है, अब बालक को सो जाना चाहिए। अब यानी कि वर्तमान की बात करें, ठीक है ना। अब वर्तमान की बात करें तो सीधा सीधा अपना काल कौन सा हो गया? वर्तमान। बालक को, किसको? बालक को सो जाना चाहिए। किसको से प्रश्न बन रहा है, और को किसका है? कर्म कारक का है, कर्म कारक आ गया, ठीक है ना। अब यदि बालक के साथ, बालक यहाँ कौन है? करता है, इसके साथ के द्वारा या से आता, के द्वारा आता तो कर्मवाच्य होता, से आता तो भाववाच्य होता, परंतु तो दोनों ही नहीं है। कौन सा वाच्य है यहाँ पर? कर्तृवाच्य रहेगा। जरूरी नहीं है कर्म कारक आता तो कर्मवाच्य रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो कारक कौन सा हो गया? को की खातिर कर्म कारक, समय वर्तमान की बात की जा रही है, वर्तमान का, और बालक एक सामान्य वाक्य दिया जा रहा है, यानी कि सोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बालक यानी कर्ता पर पड़ रहा है, कर्तृवाच्य होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, रोगी से उठा नहीं जाता। अब देखिए रोगी करता है, साथ में क्या आ गया? से, असमर्थता का भाव, जाना क्रिया, तीनों ही मिल गए। बताइए वाच्य कौन सा पढ़ा हमने? भाववाच्य, ठीक है ना। नहीं जाता अभी की बात की जा रही है। भाववाच्य के ज्यादातर उदाहरण यानी 100% उदाहरण आपको वर्तमान काल के मिलेंगे। काल कौन सा रहेगा? वर्तमान। से, रोगी से, किससे? रोगी से। देखो से 2 आते हैं, एक तो अपादान का अर्थ में, पृथक होने के अर्थ में। यहाँ पृथक होने की बात ही नहीं की जा रही है, तो से करण कारक का रहेगा। तो करण से, अपादान से भी होता है, वह तुलना या पृथक होने की बात की, परंतु इस वाक्य में कोई पृथक या तुलना की बात नहीं की जा रही है, इसलिए से किसका आ गया? करण कारक का। काल कौन सा है? नहीं उठा जाता है, अब की बात की वर्तमान काल। और मैंने कहा रोगी के साथ से, असमर्थता का भाव और जाना, तीनों ही बात आ गई है, भाववाच्य की ओर इंगित करता है। आगे देखिए, बच्चों द्वारा निबंध लिखा गया। किसके द्वारा? बच्चों द्वारा। बताइए के द्वारा कौन सा कारक विभक्ति चिन्ह आता है? द्वारा या के द्वारा? करण से या के द्वारा? करण से या के द्वारा। तो विद्यार्थियों आपको कारक चिन्ह वाली जो सारणी है वो अच्छे से याद करनी पड़ेगी। कर्ता ने, कर्म को एक सारणी आपको पूरी बताई हुई है, वो आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी। तो करण से या के द्वारा, करण कारक की ओर संकेत कर। लिखा गया, काम हो चुका है, काल कौन सा रहेगा? भूतकाल, ठीक है ना। किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है ना, बच्चों द्वारा। क्या लिखा गया? निमन लिखा गया है। क्या लिखा गया है? निमन, यानी कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए वाच्य कौन सा होगा? कर्म वाच्य रहेगा। और उदाहरण देखते, देखिए, ऐसे जीवन से मरण अच्छा है। जीवन से
मरण अच्छा यानी कि जीने से अलग होने, मरने की बात की यानी कि जिंदगी से अलग होने की बात की जा रही है। यहाँ से अलग होने की बात कर रहा है, और जहाँ अलग पृथक की बात की जाए वहां पर कारक कौन सा रहेगा? अपादान कारक, ठीक है ना। ऐसे जीवन से मरना अच्छा यानी कि अब मरने की वर्तमान काल। और आप ये नहीं देखे, यहाँ कोई देखो कर्ता नहीं दे रखा है जो आप से देख रहे हो। से के साथ मैंने कहा था अंत में जाना क्रिया भी आनी चाहिए, यहाँ पर भाववाच्य नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई भाववाच्य का नहीं आ रहा है, और कर्ता के साथ के द्वारा या द्वारा भी नहीं मिल रहा है, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात ध्यान रखना, यदि वाक्य में कर्ता के साथ के द्वारा और अंत में जाना क्रिया आपको नहीं मिले, यदि कर्ता के साथ से और अंत में जाना क्रिया नहीं मिले, वहाँ निसंदेह हमेशा कौन सा वाच्य आपको लिखना है? कर्तृवाच्य आपको लिखना है, ठीक है। तो इस बात की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। और जहाँ कर्ता कारक आएगा वहाँ भी हमेशा कर्तृवाच्य ही आएगा। अगला उदाहरण देखिए, श्याम का घोड़ा तेज दौड़ता है। अब बताइए, श्याम और घोड़े का संबंध बताया जा रहा है, का सबसे संबंध का के की रा रे री ना ने नी। ये का क्या है? संबंध बताने का। कौन सा कारक हो गया? संबंध। दौड़ता है, वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान का। और श्याम जो है ना उसके साथ है, ठीक है ना। दौड़ना क्रिया किसके द्वारा की जा रही? घोड़े के द्वारा। यहाँ घोड़ा जो शब्द है, ठीक ना, दौड़ने का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, घोड़े पर, इसलिए वाच्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। ऐसे सामान्य देखो, घोड़ा के साथ न के द्वारा या से का प्रयोग, और अंत में दौड़ जाना क्रिया का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। तो इन उदाहरणों से मालूम अपन कर सकते हैं परीक्षा में जवाब कैसे देना अपन को। बस 3 शब्दों का उत्तर 3 नंबर, परंतु इन तीनों के लिए 3 प्रकरणों की जानकारी अनिवार्य है। पूरा कारक जो भाग है उसमें कम से कम आपको परिभाषा नहीं तो कारकों के नाम और उनके विभक्ति चिन्ह याद होने चाहिए। तीनों प्रकार के कालों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भूतकाल जो बीते हुए समय का ज्ञान कराता है, वर्तमान काल जो वर्तमान समय चल रहा है उसका ज्ञान कराता है, और जो भविष्य काल जो आने वाले समय का ज्ञान कराता है। और वाच्य की भी मैंने आपको पहचान बता दी, ठीक है ना। तो इनकी पहचान की अपन को जानकारी होनी चाहिए। अगर इन तीनों ही प्रकरणों की पहचान अच्छे से है तो 3 नंबर का प्रश्न अपने आसानी से हल हो जाता है। और उदाहरण देखिए, मैं 10 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। मैं, बताइए, मैं यहाँ पे आया है, कौन सा कारक होगा? अधिकरण मैं पे पर। आ रहा हूं, रही हूं, वर्तमान काल, ठीक है ना। मैं 10 मिनट, देखो मैं शब्द कौन है, इसके साथ मैं के साथ कोई के द्वारा या से आया ही नहीं है, सीधा सीधा किसके अंतर्गत होगा? कर्तृवाच्य के अंतर्गत आएगा। और भी कुछ उदाहरण, प्रणव ने पुस्तक पढ़ी थी। बताइए, प्रणव ने कारक कौन सा होगा? ठीक है ना, ने आया, कर्ता कारक होगा। पढ़ी थी भूतकाल होगा। क्या पढ़ी थी? पुस्तक। सकर्मक क्रिया है, कर्मवाच्य होगा। कौन सा होगा? कर्मवाच्य होगा। और यहाँ कर्तृवाच्य भी कर्ता के कारण दे सकते हैं, परंतु हम चाहे तो यहाँ पर देखिए, अगर कर्म कारक है जो को होता है तो यहाँ पर पुस्तक को पढ़ी थी। अगर 2 कारक आपको साथ में मिल जाए तो आप क्रिया के पास वाले कारक को भी मान सकते हैं। तो प्रणव ने पुस्तक पढ़ी थी, यहाँ पर आपको कर्ता ना लेकर कौन सा कारक लेना है? कर्म कारक लेना है। क्यों लेना है कर्म कारक? बताइए। क्योंकि यहाँ पर जो पुस्तक है वो कर्म है, कर्म के साथ हमेशा को आता है, भले साथ में दिया हुआ हो या नहीं हो। अब अपने पास में 2 कारक है, एक तो ने भी है, एक को है। अपन किसको माने? क्रिया के जो पास में होता है उसको मानना है, और क्रिया के पास क्या है? को है। तो यहाँ पर कारक कौन सा रहेगा? कर्म कारक रहेगा। काल कौन सा रहेगा? भूतकाल। और वाच्य कौन सा रहेगा? कर्मवाच्य रहेगा। अगला उदाहरण, जाम के कारण मुझे देरी हो गई। ठीक है ना, सड़क पे जाम लग गया था उसलिए देरी। अब देखो, के कारण मुझे देरी हो गई, यहाँ करण कारक से याद रहे, कर्म कारक से कारण बताया जा रहा है क्रिया के घटित होने का। देरी हो गई यानी भूतकाल, ठीक है ना। और वाच्य क्या हो गया? क्या हो गई? देरी हो गई। कर्म दिया हुआ है, कर्म वाच्य रहेगा। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, मैं पे पर, अधिकरण कारक, बैठे हैं अभी, वर्तमान काल। और पेड़ पर यानी कि पक्षी जो बैठे हैं, तो यहाँ पर पक्षी क्या करता है? इसके साथ
न तो कर्म के बारे में बताया न भाव का बारे में, इसलिए पीछे कौन सा बचता है, कर्तृवाच्य बचता है। और उदाहरण देखिए, मेरे द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। अब देखिए से या के द्वारा करण कारक, ठीक है ना, पढ़ा जाता है वर्तमान का। अब मेरे द्वारा देखो कर्ता के साथ द्वारा आ गया है और जाना क्रिया आ गया है, कौन सा वाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया। मां से देखा नहीं जाता, से मैंने कहा अपादान में भी है और किस में है, करण में भी है, परंतु अपादान अलग होने के लिए यहाँ अलग होने की कोई बात नहीं है, तो से किसका आएगा, करण कारक का। देखा नहीं जाता, मैंने कहा जो भी ऐसे वाक्य आते हैं असमर्थता के वाले वो वर्तमान में अधिकतर लिखते हैं, तो जाता ताती ते वर्तमान की बात है। माँ के साथ से भी आया, असमर्थता का भाव भी है, अंत में जाना क्रिया, तीनों नियम पूरे हो रहे हैं। कौन सा वाच्य है, भाववाच्य। तो भाववाच्य की तीन पहचान थी, कर्ता के साथ से, असमर्थता का भाव, या अंत में तीसरा है जाना क्रिया का शब्द। तो तीनों ही आ रहे हैं, या फिर कर्ता नहीं दे रखा है तो क्रिया क्या होगी, क्रिया का भाव बताया जाएगा। गोपियों को बहुत दुख हुआ, को, ठीक है ना, कर्ता ने कर्म को, संप्रदान में भी को आता है परंतु वहां देने के अर्थ में आता है, यहाँ कोई देने के अर्थ में, तो को किसका हो गया, कर्म कारक का। बहुत दुख हुआ, काम हो चुका, भूत का, और दुख का भाव होता है, दुख का क्या होता है, भाव होता है, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य। ध्यान रखना, यहाँ दुख का भाव प्रकट होता है मन में, इसलिए यहाँ पर क्रिया का भाव दिया हुआ है, इसलिए भाववाच्य रहेगा। और देखिए उदाहरण, दो तीन उदाहरण और लेते हैं। राम के द्वारा पत्र लिखा जाएगा, के द्वारा, करण से या के द्वारा, के द्वारा विभक्ति चिन्ह है, करण कारक। लिखा जाएगा, आने वाले समय की बात की जा रही है, भविष्यत का, कर्ता के साथ के द्वारा भी है, अंत में जाना क्रिया का शब्द है, कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगा। अगला उदाहरण देखिए, तुम्हारी पुस्तक बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, तुम्हारी, तुमसे बना है तुम्हारी, जहाँ रा री रे आते हैं तो यहाँ पर तुम है, और पुस्तक का क्या बताया जा रहा है, संबंध, कारक कौन सा होगा, संबंध कारक होगा। बिल्कुल नहीं है, अभी की बात की जा रही है, वर्तमान की, और पुस्तक के साथ, ठीक है ना, इसके साथ जो तुम शब्द दे रखे इसमें ना तो के द्वारा है ना से है, इसलिए साधारण पीछे क्या बचता है, कर्तृवाच्य बचता है। अंतिम उदाहरण देखो, यहाँ आने में तुम क्या घट जाओगे, ठीक है ना, मैं पेपर, कौन सा होगा, अधिकरण कारक। घट जाओगे, आने वाले समय की बात, भविष्यत काल रहेगा। और वाच्य का घट जाओगे, घटने का भाव बताया जा रहा है, घटने का भाव बताया जा रहा है, और भाव बताने के खातिर यहाँ पर कौन सा वाच्य रहेगा, भाववाच्य रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये एक अपना प्रकरण था, कारक काल वाच्य, जिसके अंतर्गत हमने तीनों की बात की। इस चैनल को, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।